नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद बीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 4 को देख लेते हैं। और पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को देखने के बाद में ही आप लोग पार्ट 4 देखना स्टार्ट करें। ऊपर आगे निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आप लोगों को देखने के बाद में अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। टेलीग्राम चैनल में जाना है, मैथ्स विद बीके सर्च करना, ज्वाइन करना है चैनल और ग्रुप। क्लियर है जी। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कितने पार्ट्स बनाओगे, कितने पार्ट्स और हैं, और इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो, शॉर्ट में समझा दो। देखिए, शॉर्ट में समझाना नहीं होता, शॉर्ट में रटाना होता, आपको पता ही है। और मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाता हूँ ना, और एक एक पॉइंट अगर समझाऊँगा, और क्लास 12 है वैसे भी, तो कोई चूक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। इसके लिए ये काम किया जा रहा है, वीडियो जो वो बड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। और क्लास 11 में मैंने यही किया है, मैंने एक एक पॉइंट समझाया है ताकि बच्चों को क्लास 12 में कोई डाउट ना रह जाए उसके लिए। और आपको पता है स्कूल टीचर जो है वो इतना नहीं समझाता है ना, वो शॉर्ट में ही निपटा देता है। वो बताता है कि ये आएगा और इसे आपको करना है ना। लेकिन दिक्कत कब होगी, क्लास 12 तो आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन बीएससी करोगे उसके बाद में आप लोगों को दिक्कत स्टार्ट शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो और सब कुछ आप लोगों को समझ में आए, मैथमेटिक्स जो है वो एक फन बन जाए आप लोगों के लिए, ये परेशानी ना बने ना, क्योंकि रटोगे तो परेशानी बनेगी ना। और मैथ्स का तो सिस्टम आप लोगों को पता ही है। तो एक एक पॉइंट को समझिए। तो करते हैं स्टार्ट पार्ट 4। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन को आप लोग कई सालों से पढ़ते आए हो और अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ हो, लेकिन आप लोग पता नहीं है कैसे। देखिए, आप लोग प्लस करते आए हो, आप लोग माइनस करते आए हो, आप लोग मल्टीप्लाई करते आए हो, आप लोग डिवीजन करते आए हो। तो ये सारी जो हैं, ये सारी संक्रियाएं हैं। क्या है? संक्रियाएं। इन्हें हम ऑपरेशन बोलते हैं। और अगर हम इन ऑपरेशन में कोई स्पेशल कंडीशन लगा देंगे तो वो स्पेशल कंडीशन से हमारे पास में द्विआधारी संक्रिया आ जाएगी। देखिए, जैसे मैं लूँ कि 2, 3, 5 तीन संख्याएं हैं और ये तीनों प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करती हैं। तो क्या आप इन तीनों संख्याओं को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या आप इन तीनों संख्याओं का एक साथ जोड़ कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे। कैसे? 2 × 3 × 5 ये हमने लिख तो दिया, लेकिन हम इन तीनों का एक साथ कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए 2 का चयन करना ही पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर पहले 2 और 3 का चयन किया, तो 2 × 3 कितना हुआ? 6 हुआ। उसके बाद में हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास में रिजल्ट जो वो आता है 30। इसी तरह से मैं प्लस की बात करूं, प्लस भी एक संक्रिया है। तो मैं 2 + 3 + 5, क्या आप प्लस में भी कर सकते हो? तीनों को एक साथ कभी नहीं कर सकते। आप लोगों को 2 का चयन करना ही पड़ेगा। चाहे आप 3 + 5 कर दीजिए, 8 होगा। उसके बाद में 2 को जोड़ोगे तो 10 होगा। एक साथ नहीं जोड़ पाओगे, 2 का चयन हमेशा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो 2 का चयन है, यानी कि हमने 2 आधार ले लिए, ये क्या कहलाता है? द्विआधारी, है ना। संक्रिया हमारे पास में है ही प्लस, और 2 हमने आधार ले लिया, यानी कि 2 संख्याएं हमने ले ली, तो दोनों को हमने आधार के रूप में लिया, तो यही द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर लगेगी, उस कंडीशन को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो हमारा जो पहला काम ये रहेगा कि हम 2 ही संख्याओं पर बात करेंगे इस पूरे कंसेप्ट में, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि काम जो रहेगा वो 2 पे रहेगा। संख्याएं हम जैसे 3 ले सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हमने 2 बार ले लिया यहाँ पर, है ना। लेकिन काम जो रहेगा वो 2 के ऊपर ही रहेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 5 को हटा देता हूँ, मैं लेता हूँ 2, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब मैं प्लस की संक्रिया इन दोनों के ऊपर लेता हूँ, तो 2 + 3 हमारे पास वैल्यू आती है 5। यहाँ पर 2 और 3 जो है वो प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करते हैं, और हमने एक संक्रिया लगाई प्लस की, उससे जो हमारे पास में रिजल्ट हुआ 5। ये रिजल्ट भी अगर प्राकृत संख्याओं से ही बिलोंग करता है, तो यहाँ पर प्लस जो है, प्लस ऑपरेशन जो है वो क्या होगी? बाइनरी ऑपरेशन होगी, प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। क्लियर है?
एकदम छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर माइनस की संक्रिया लूँ तो 2 - 3 वैल्यू हमारे पास में आएगी -1। यहाँ पर 2 और 3 जो है वो प्राकृत संख्याओं से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमने संक्रिया ली माइनस की और उससे हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो आया -1। क्या ये -1 प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करता है? नहीं करता, ये प्राकृत संख्याओं से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर माइनस की जो संक्रिया है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर संख्याएं ली हुई हैं 2 और 3, इनको हम हटा दें और चर के रूप में हम ले लें तो हम क्या कहेंगे? हमने यहाँ पर पर्टिकुलर सेट लिया हुआ है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू कोई सेट एस है ना, तो ए बी बिलोंग्स टू एस है, यानी कि सेट एस से बिलोंग करते हैं 2 संख्याएं। और अगर हम कोई संक्रिया लें, अब संक्रिया को जो है हम कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन को? तो एक तो स्टार से दर्शा सकते हैं, एक गोले के अंदर प्लस हम लिख दें और एक ऑपरेशन का ओ हम ले लें स्मॉल ओ के रूप में। तो इन 3 प्रकार से हम बाइनरी ऑपरेशन को दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू अगर एस है, जैसे यहाँ पर प्लस जो वो बाइनरी ऑपरेशन ही तो थी ना, लेकिन माइनस नहीं थी, माइनस केवल ऑपरेशन थी, ठीक है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू एस, और उस कंडीशन में अगर ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ पर स्टार जो है वो ऑपरेशन है, ठीक है ना। और अगर ये एस से बिलोंग करता है तब ये द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी। तो ए बी बिलोंग्स टू अगर एस है, उस कंडीशन में ए स्टार बी भी हमारे पास में एस से बिलोंग करता है, इसे 5 कर रहा था, तब हम कहेंगे कि स्टार जो है वो द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है? एकदम आसान है। कई बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगती है, पूछते रहते हैं सर ये द्विआधारी संक्रिया बताओ, बाइनरी ऑपरेशन बताओ। कितना आसान है ना। और हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं पहले ही। अब इसकी हम डेफिनेशन तैयार करेंगे। देखिए, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यहाँ से ही लिखेंगे हम। किस तरह से लिखेंगे? किसी समुच्चय, समुच्चय हमारे पास में कौन सा है? एस। तो किसी समुच्चय एस पर परिभाषित है ना, सारा काम एस के ऊपर ही हो रहा है। तो किसी समुच्चय एस पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया जो है, द्विआधारी संक्रिया कौन सी है? स्टार। द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है, बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है इसकी काफ़ी बढ़िया है। एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर या जिसमें एस के ही 2 अवयवों के लिए, 2 अवयव लिए हमने ए और बी, तो एस के ही 2 अवयवों के लिए एस का ही, यानी कि सेट एस जो है उसी का ही एक अद्वितीय अवयव, एस का ही एक अद्वितीय मतलब यूनिक, उसके समान दूसरा ना हो, है ना, एक अद्वितीय अवयव प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। यानी कि ये जो बात है इसको हमने शब्दों में लिखा है और वही हमारे पास में डेफिनेशन परिभाषा हो गई। किसी समुच्चय एस पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है, ये हमने नियम ही तो लगाया, एक नियम ही तो है, जैसे प्लस माइनस ये सारे नियम ही तो होते हैं, जिसमें एस के 2 अवयवों के लिए 2 अवयव हमने लिए, एस का ही एक अवयव हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से लिख देंगे मैथमेटिकली कि ए बी बिलोंग्स टू एस, तो उस कंडीशन में ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस। और द्विआधारी संक्रिया को मैंने आप लोगों को बताया कि द्विआधारी संक्रिया को या ऑपरेशन को, है ना, ये कामयाब हो गई तो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस, नहीं कामयाब हुई तो ऑपरेशन हो जाएगी। तो द्विआधारी संक्रिया को हम स्टार और गोले के अंदर प्लस और स्मॉल ओ के रूप में लिखते हैं। ये सारी संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन हैं, ध्यान रखें, फिर से बोल रहा हूँ वही बात। लेकिन जब ये कामयाब हो जाती हैं, यानी कि ये बात लागू हो जाती है, तब ये द्विआधारी संक्रियाएं हो जाती हैं।
क्लियर है जी। अब अगर हम फंक्शन के रूप में बात करें, क्योंकि हम द्विआधारी संक्रिया को फंक्शन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, तो हम फंक्शन के रूप में इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए हमने लिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू एस, हमने एस में से 2 अवयव लिए हुए हैं, है ना। और अगर मैं यूँ बात करूँ कि एस में से मैंने 2 अवयव ले लिए और उसका रिलेशन एस में से एक ही अवयव के साथ में आ रहा है, ए स्टार बी के साथ में ना, तो क्या ये पॉसिबल हो जाएगा कि हम इसको फलन के रूप में डिफाइन कर पाएँ? बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो वो गलत देख रहे हो, है ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों को एक साथ ही लिया हुआ है, ए और बी को ए स्टार बी के रूप में दोनों को एक साथ ही लिया हुआ है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए इसको हम एस इंटू एस से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। एस इंटू एस का मतलब क्या है? हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ है। एस इंटू एस का मतलब है कार्तीय गुणन। 2 सेट का कार्तीय गुणन आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। जैसे मैं बात करूं कि एस में अवयव है, मान लीजिए 1 2 3, इसका हमें कार्तीय गुणन निकालना है, एस इंटू एस निकालना है। तो हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं ना कि एस को एस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। और मल्टीप्लाई करने का यहाँ का मतलब है कि हम क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे कि 1 के साथ में 1 लिखा, 1 के साथ में 2 लिखा, 1 के साथ में 3 मल्टीप्लाई किया, है ना, इस तरह से। तो 1 3, उसके बाद में 2 2 या 2 1 2 2 2 3, और इसी तरह से 3 वाले आ जाएंगे, है ना। तो इनका हमारे पास में जो सेट होगा वो एस इंटू एस होगा। तो यहाँ पर ए और बी 2 हम ले रहे हैं, तो इसको हम क्रमित युग्म के रूप में ले सकते हैं, कार्तीय गुणन एस इंटू एस में से ले सकते हैं ना। तो हम यूँ कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एस इंटू एस, और उससे हमारे पास में ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम अब फलन के रूप में डिफाइन कर पाएंगे। तो फलन के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एस इंटू, यह भी परिभाषा ही है फलन के रूप में, द्विआधारी संक्रिया जब वो फलन होता है, फंक्शन होता है, ध्यान रखें। तो देखिए, माफ कीजिए, देखिए किस तरह से लिखेंगे कि एस गुणा एस से एस में परिभाषित किसी फलन को फलन कौन सा, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। एस में हम क्या कहेंगे? द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। तो ये हमारे पास में द्विआधारी संक्रिया की फलन के रूप में दूसरी डेफिनेशन आ गई। ठीक है ना। अब देखिए फलन की बात करें, मान लीजिए कोई हम फंक्शन ले लें इसी को कि एफ ले लिया हमने, तो एस इंटू एस में से हमारे पास में एस इंटू एस से एस में परिभाषित हो एफ, और हमारे पास में एफ, जैसे मैं बात करूं एफ, अब हम 2 अवयव ले रहे हैं ना यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में, तो हम बोलेंगे एफ ए बी, है ना। और एफ ए बी बराबर ए इंटू ए स्टार बी। अब ए इंटू बी हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है ना। वो द्विआधारी संक्रिया पे डिपेंड करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी जो वो किससे बिलोंग करेगा? एस में से। ये पूरा समझ में आ गया आप लोगों को? इसको मैं डायग्राम से समझाऊं, क्योंकि ये चीज़ें जो वो आगे काम में आती हैं। देखिए एस इंटू एस और ये एस इंटू एस में ए बी क्रमित युग्म के रूप में होगा, और यहाँ पर ए स्टार बी के रूप में। तो क्रमित युग्म के रूप में जो ए बी है उसका रिलेशन ए स्टार बी से होगा, है ना। और फलन है तो ये आपको पता है कि एस इंटू एस में कोई भी अवयव यहाँ पर खाली नहीं रहेगा। तो ये फलन अगर आ गया तो फलन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसे नाम से फलन को आप लोग उजागर नहीं कर सकते, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फलन होता क्या है। ठीक है ना, क्योंकि आगे काम में आएगा हमारे। क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और उन एग्जाम्पल से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे द्विआधारी संक्रिया को। तो देखिए द्विआधारी संक्रिया की जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उन्हीं में से द्विआधारी संक्रिया के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए खास हैं।
हमने क्लास 11 में चैप्टर 1 में कुछ सेट्स पढ़े हुए हैं जिनमें प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये होती हैं। ये सारे सेट आपको पता होंगे। पूर्ण संख्याएं होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। पूर्णांकों की बात करें, इंटीजर्स की बात करें तो सेट को हम कैपिटल जेड या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू में हम माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर दें, यानी कि डब्ल्यू में जो नेचुरल नंबर हैं उनके माइनस भी लगा दें तो हमारे पास में जेड होगा। परिमेय संख्याओं की बात करें तो उसको हम कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। पी बट्टा क्यू रूप होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर होने चाहिए। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए 1/2 1 -1 0, ये सारी जो है हमारे पास में परिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो परिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद में समिश्र संख्याओं की बात करें तो रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, दोनों ही मिलकर बनाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस आइटा बी रूप में होती हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये कुछ सेट है और इनके ऊपर हमारी स्टडी रहेगी और पूरी स्टडी में करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 संक्रियाओं की बात की थी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लस संक्रिया की। तो देखिए प्लस संक्रिया जो है वो इन सारे सेट्स के ऊपर लागू होती है, यानी कि सारे सेट्स में द्विआधारी संक्रिया होती है। एन में होती है, डब्ल्यू में होती है, जेड में होती है, क्यू में होती है, आर में होती है, सी में होती है, ठीक है ना। इन सभी में द्विआधारी संक्रिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। द्विआधारी संक्रिया है कैसे, जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर की तो ए बी बिलोंग्स टू अगर एन है तो यहाँ पर ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी लेंगे, प्लस की संक्रिया ले रहे हैं तो ए प्लस बी जो वो भी नेचुरल नंबर ही होगी। दो प्राकृत संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो प्राकृत संख्या ही हमें मिलती है, ठीक है ना। तो प्लस की जो संक्रिया यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है। इसी तरह से डब्ल्यू की बात करूँ तो 2 हम होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमारे पास में होल नंबर ही आएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से इन सभी पे यह बात लागू होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी होती है और इमेजिनरी नंबर भी होती है। तो कोई सी भी आ गई तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू सी है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू सी होगा, ठीक है ना। तो ये सारी द्विआधारी संक्रिया होंगी। उसके बाद में हमारा जो मेन काम रहेगा वो माइनस पे रहेगा, क्योंकि माइनस में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए माइनस की संक्रिया में हम बात करें तो इन सभी में ले लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू एन है और ए स्टार बी हम लें तो ए स्टार बी होगा ए माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा ना। ये बात हमेशा लागू होनी चाहिए, कुछ पे नहीं सभी पे। जैसे हम एक भी एग्जांपल ले लें कि 2 और 3 हमने लिया था कि 2 3 बिलोंग्स टू एन है और उस कंडीशन में 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर माइनस की जो संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है नेचुरल नंबर में। उसके बाद में हम बात करें डब्लू की तो ए बी बिलोंग्स टू अगर डब्लू है और ए स्टार बी इक्वल्स टू होगा ए माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी भी डब्लू से होल नंबर से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, हमेशा नहीं करेगा, ध्यान रखिए ना। और ये बात जो वो हमेशा होनी चाहिए। ये एग्जांपल ले लें 2 और 3 वाला। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 दोनों ही जो हैं वो डब्लू से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से करते हैं तो डब्लू से भी करेंगे। और 2 स्टार 3 का मतलब है 2 माइनस 3, -1 होगा। -1 जो है वो डब्लू नहीं है, होल नंबर नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर संक्रिया लागू नहीं होगी, है ना। तो 2 पे तो लागू नहीं हो रही है एन और डब्लू पे। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम जेड की। तो देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू जेड है, इंटीजर है, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। और यहाँ पर ए माइनस बी क्या जेड से बिलोंग करता है? हमेशा बिल्कुल करेगा, क्योंकि जेड में नेगेटिव संख्याएं होती हैं। यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा था ना, और ये -1 जो है ये जेड में होता है ना। तो जेड में
माइनस वाली संख्याएं होती हैं तो यहाँ पर ये बिलोंग करेगा। तो जेड में ये संक्रिया लागू हो रही है, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी दो हमारे पास में, जैसे 2 और मैंने -1 ले लिया, जेड से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये एग्जांपल सही नहीं है क्योंकि सारी संख्याओं के लिए हमें लागू करना है, ये तो हम दो ही संख्याएं ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो 2 स्टार -1 इक्वल्स टू 2 माइनस -1 बिलोंग्स टू जेड होगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 बिलोंग्स टू जेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम रियल नंबर की या परिमेय संख्याओं की। तो ए बी बिलोंग्स टू, अगर क्यू है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी जो है वो क्यू से बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्यू में नेगेटिव भी शामिल है और पी बट्टा क्यू यानी कि बट्टा वाली संख्या भी भिन्न भी शामिल है ना। तो भिन्न हमें मिल सकती है ना, नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले क्या फ़र्क पड़ता है, भिन्न होनी चाहिए। तो ये भी बिलोंग करेगी क्यू से। तो यहाँ पर ये द्विआधारी संक्रिया होगी क्यू में। उसके बाद में हम बात करें रियल नंबर की। तो ए बी बिलोंग्स टू, अगर हमारे पास में आर है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो है आर में रियल नेगेटिव वाली होती हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आर में है। तो ये भी हमारे पास में द्विआधारी संक्रिया होगी, ठीक है ना। कहीं भी दो हम रियल नंबर को घटाएंगे तो रियल नंबर हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास में, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स की, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये बात लागू होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे ना तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगी। अब वो इमेजिनरी हो रियल नंबर हो क्या फ़र्क पड़ता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी ना। तो यहाँ पर किन किन पे लागू हो रही है, किन किन पे नहीं, नेचुरल नंबर और डब्लू पे लागू नहीं हो रही, बाकी आगे सभी पे ये बात लागू हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन व डब्लू में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं, तथा जेड क्यू आर सी में है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई को देख लेते हैं, 3 नंबर। तो देखिए मल्टीप्लाई में हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर में। ए बी बिलोंग्स टू, अगर एन है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। और दो प्राकृत संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता ही है हमेशा प्राकृत संख्या ही आती है। तो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है प्राकृत संख्याओं में। आगे बढ़े और यहाँ पर देखें ए बी बिलोंग्स टू डब्लू। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। दो पूर्ण संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या हमें मिलती है, तो यहाँ पर भी लागू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ए बी बिलोंग्स टू जेड की। तो दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इंटीजर ज़रूर आएगा, सभी के लिए ये बात लागू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटीजर के लिए भी मल्टीप्लाई जो है वो द्विआधारी संक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर की बात करें या इससे पहले क्यू की बात करें। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। क्या दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास में रेशनल नंबर आएगी? बिल्कुल आएगी। कोई भी ले लीजिए, 1/2 इंटू 2/3 कुछ भी ले लीजिए, रेशनल नंबर ही आएगी, है ना। माइनस में ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, अगर मैं 0 भी लूँगा ना तो 0 इंटू 1/2, वो 0 जो है वो रेशनल नंबर ही है ना। तो ये भी लागू होती है। उसके बाद में इसी तरह से ये बात जो है वो आर में भी लागू होगी, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वास्तविक संख्या ही आएगी, ठीक है ना। और ये बात कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लागू होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये सभी में लागू हो रही है ना, जैसे प्लस हो रहा था उसी तरह से मल्टीप्लाई,
तो मल्टीप्लाई जो है यानी कि गुणा जो है वो NWZQRC सभी में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन और माइनस जो है वो यहाँ पर खास हैं और उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए डिवीजन, सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू, अगर नेचुरल नंबर से है, ए स्टार बी क्या बिलोंग करेगा यहाँ पर? ए स्टार बी का मतलब है ए डिवीजन बी। क्या ए डिवीजन बी हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से? नहीं करेगा। ए डिवीजन बी का मतलब होता है ए बट्टा बी, है ना, नहीं तो होता है। तो ये बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मैं लूँ 1 और 2, तो 1 और 2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं n से, और 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 1 डिवीजन 2, और 1 डिवीजन 2 का मतलब हुआ 1/2। 1/2 जो वो यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ये संक्रिया लागू नहीं हो रही है। ठीक है जी, डिवीजन की जो संक्रिया है वो n में लागू नहीं हो रही है। आगे बढ़ें, बात करें W की। तो ए बी बिलोंग्स टू, अगर W है तो जो W में n में लागू नहीं है वो W में कहाँ से होगा ना, तो W में भी यहाँ पर लागू नहीं होने वाली कि ए डिवीजन बी इक्वल्स टू ए बट्टा बी होगा, और ए बट्टा बी नॉट बिलोंग्स टू W। ये एग्जाम्पल ले लें दोनों यहाँ पर, जो वो W से भी बिलोंग करती हैं 1 और 2, तो 1/2 W नहीं है, होल नंबर नहीं होती। ठीक है ना, तो ये होल नंबर में भाग जो हो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें हम इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में भी 1/2 वाली सिचुएशन बनेगी ना, क्योंकि 1 और 2 दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो वहाँ पर भी डिवीजन जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो सीधा लिख देता हूँ, है ना, कि जेड में भी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ क्यू में, तो क्या क्यू में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो क्यू वाला जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जैसे मैंने लिया कि ए बी क्यू, जिन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, कि ए बी बिलोंग्स टू, अगर क्यू है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए डिवीजन बी इक्वल्स टू ए बट्टा बी। ठीक है जी, तो क्या ए बट्टा बी जो है वो क्यू से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने बोला कि सभी के लिए ये बात लागू होनी चाहिए। अगर एक भी ऐसा अवयव आ गया क्यू में से जिसके लिए ये बात लागू नहीं होगी तो नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ कि ए तो मैं ले लूँ 1 और बी मैं ले लूँ 0। 1 और 0 दोनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं, और ए स्टार बी की जगह मैं यहाँ पर लूँगा 1 स्टार 0, 1 स्टार 0। तो 1 डिवीजन 0, और 1 डिवीजन 0 आपको पता है कि 1/0 होगा। 1/0 डिफाइन ही नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, बिलोंग नहीं करेगा क्यू से, कोई संख्या ही नहीं है ना, ये डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी बोलते हैं हम इसको। तो इन्फिनिटी क्यू में से तो नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू में ये डिफाइन नहीं होगा, तो नेचुरल नंबर में नहीं है, W में नहीं है, Z में नहीं है, Q में नहीं है। आगे बढ़े, बात करें हम रियल नंबर की। एग्जाम्पल जो है ये याद रखें आप लोग, ये पूछ सकता है ना क्यू में। उसके बाद में रियल नंबर की बात करें कि ए बी बिलोंग्स टू, अगर R है तो यही बात रियल नंबर में लागू हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर में भी 0 होता है, और 1/0 जो है वो रियल नंबर भी नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए डिवीजन बी इक्वल्स टू A/B, और ये नॉट बिलोंग्स टू R, हमेशा, है ना, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होता ना। तो यहाँ पर ये भी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब अगर हम 0 को हटा देना तभी हो सकता है ना, और ये बात C में लागू हो जाएगी। C में भी द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, क्योंकि नीचे 0 आ गया तो ये किसी में भी लागू नहीं होगी ना। अब अगर यही बात हम अगर 0 को हटा दें तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं, जैसे R में से हम 0 को हटाते हैं तो R नॉट बोलते हैं, है ना। Q में से 0 को हटाते हैं तो Q नॉट बोलते हैं। तो अगर
आर नोट या क्यू नोट ले लें तब ये द्विआधारी संक्रिया जो है वो लागू हो जाएगी, क्योंकि जीरो हट चुका है, और जीरो हट चुका है तो हम ले सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से सी नोट हो जाएगा, सी में से हमने जीरो को हटा दिया, है ना। तो आर नोट, क्यू नोट, सी नोट, इनका मतलब है कि जीरो नहीं है इनमें, है ना, शून्य नहीं है, बाकी सारी संख्याएं हैं रियल नंबर में। क्यू में सारी संख्याएं हैं, सारी परिमेय संख्याएं, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है ना। तो इनमें ये द्विआधारी संक्रिया लागू हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, लेकिन क्यू नोट, आर नोट, सी नोट में है। अब अगर मैं एन नोट लूँ तो एन नोट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि एन में जीरो है ही नहीं। उसके मैं बात करूँ डब्लू की, मैं डब्लू नोट लूँ तो मैं डब्लू में से अगर जीरो को हटा दूंगा तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगी, नेचुरल में वैसे भी नहीं है ना। मैं जेड की बात करूँ तो जेड में यही एग्जांपल हमने लिया था, इसमें हमने जीरो लिया ही नहीं, हमने 1/1 और 2 लिया था, और 1/2 जेड नहीं होता। तो यहाँ पर एन डब्लू और जेड के लिए हम नहीं ले सकते, है ना। तो हम क्यू नोट, आर नोट और सी नोट, यानी कि क्यू आर सी के लिए ये बात लागू हो जाएगी जब जीरो नहीं हो उसमें। क्लियर है जी। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस, तो उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करूँ तो एग्जाम्पल फर्स्ट से भी क्वेश्चन बनता है। वो क्या है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू, अगर क्यू है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है दोनों, और यहाँ पर मैं संक्रिया लगाऊँ ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टे 2। तो ए बी बट्टे 2 जो है ये भी परिमेय संख्या ही होती है, रेशनल नंबर ही होती है। ए बी का मतलब यहाँ पर होता है ए इंटू बी, ए और बी के लिए हमने मल्टीप्लाई की संक्रिया लगाई है और बट्टा 2 कर दिया, तो ये b/2 हो गया। जैसे मैं लूँ कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 2, 3 और 5 दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 का दिया भाग, तो 15/2 जो है ये भी रेशनल नंबर ही आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, सीधा नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ उल्टा करके पूछेगा, कुछ क्रमविमीता पूछ लेगा, कोई साचरिता पूछ लेगा, तत्सम कवि पूछ लेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। और देखिए वो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर से बिलोंग करती हैं, और ए स्टार बी हम संक्रिया लें कि ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए प्लस बी माइनस ए बी जो है ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 संक्रिया एक साथ में आ गई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो प्लस भी द्विआधारी होती है, माइनस भी द्विआधारी होती है, और मल्टीप्लाई भी द्विआधारी होती है आर में। और वैसे भी हम देखें कि 2 हम रियल नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर रियल नंबर आएगी, और 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रियल नंबर होगी, और रियल नंबर में से रियल नंबर घटाएंगे तो रियल नंबर ही आएगी। ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे 3 × 5 वाला, कि 3 + 5 माइनस 3 × 5, 3 + 5 8 होगा, और माइनस 3 × 5 15 होगा, तो वैल्यू आएगी माइनस का 7, और ये बिलोंग करेगा आर से। ठीक है ना। अगर ये बात जो है एक भी अवयव के लिए, यानी कि ऐसे 2 अवयव हो जाएं कि उनके लिए लागू ना हो, कम से कम 2 अवयव, है ना, तो वो संक्रिया होगी नहीं द्विआधारी, ध्यान रखें। लेकिन ये सभी के लिए लागू होगी यहाँ पर, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस दूसरे एग्जाम्पल से ध्यान रखें। उसके बाद में हम बात करें, माफ़ कीजिए, उसके बाद में हम बात करें, हमने क्लास 11 में पावर सेट पढ़ा हुआ है, तो पावर सेट से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पावर सेट होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि एस कोई सेट है, उसका पावर सेट हम निकालना चाहें घात समुच्चय, तो आप लोगों को पता होगा पावर सेट होता है उप समुच्चयों का संग्रह, है ना। जैसे सेट एस है, उसके जितने भी उप समुच्चय होंगे उनका संग्रह जो है, उनसे हम कोई सेट बनाएं, वो पावर सेट होता है। पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस में मान लीजिए यहाँ पर अवयव है 1 2, तो इसके उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, उनका जो संग्रह होगा वो पावर सेट होगा। तो हमें पता है कि किसी भी सेट का उप समुच्चय 5 होता है, रिक्त समुच्चय होता है, और साथ में मैंने ले लिया 1 उप समुच्चय है इसका, मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया 1 2। ठीक है जी। और इनका मैंने सेट बना दिया, तो ये पावर सेट होगा।
अब पावर सेट में दो संक्रियाएं जो होती हैं, एक तो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, एक होता है संघ यूनियन। तो ये दोनों जो संक्रियाएं हैं ये दोनों ही पावर सेट के लिए द्विआधारी संक्रिया होती हैं। कैसे? जैसे मैं पावर सेट में से कोई दो अवयव ले लूँ, एक तो ले लूँ 1, ठीक है जी, एक ले लूँ 2, ठीक है जी। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर पावर सेट से बिलोंग करते हैं, जैसे हमने पहले ए और बी लिए थे किसी सेट ए में से। अब यहाँ पर इनके लिए मैं द्विआधारी संक्रिया लगाऊँ, इंटरसेक्शन और यूनियन। तो पहली बात करूँ मैं इंटरसेक्शन की, तो 1 स्टार 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटरसेक्शन 2। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा, है ना। और 5 आएगा, इसका मतलब ये होगा कि 5 जो है वो PS से बिलोंग करता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर लूँ यूनियन, तो 1 का यूनियन 2 के साथ में लूँगा तो 1 और 2 दोनों एक साथ में आ जाएंगे ना, 1 2 दोनों एक साथ में आ जाएंगे। 1 2 जो है ये सेट भी PS से बिलोंग करता है, ठीक है जी। और PS से बिलोंग करता है जब 1 और 2 दोनों जो हैं PS से बिलोंग कर रहे थे, तो यहाँ पर ये संक्रिया में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो द्विआधारी संक्रिया हैं, ठीक है जी। पावर सेट में ध्यान रखें, केवल पावर सेट की बात हो रही है यहाँ पर, द्विआधारी संक्रिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सेट है A और उसमें अवयव हैं 1 2 3, ठीक है जी। तो A से A में हम जितने सेट, माफ कीजिए, जितने फलन हम डिफाइन कर सकते हैं A से A में परिभाषित फलनों का समुच्चय। A से A में हम जितने फलन परिभाषित कर सकते हैं उनका हम एक सेट बना लें S, ठीक है जी। और S में से, क्योंकि S जो है वो A से A में परिभाषित फलनों का समुच्चय है, तो इसमें से हम दो फलन ले लें F और G, ठीक है ना। तो हमें पता है कि F जो है वो A से A में डिफाइन है ना, और F G दोनों बिलोंग करते हैं S से, और G जो है वो भी A से A में डिफाइन है, क्योंकि सेट तो हमारे पास में A ही है ना। तो F O G इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा, या GOF बोल दीजिए, है ना, जो भी परिभाषित हो, तो GOF जो है परिभाषित होगा तो A से A में ही होगा, ठीक है ना। F O G भी परिभाषित होगा A से A में, तो GOF जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा? S से ही बिलोंग करेगा। GOF जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा? S से ही बिलोंग करेगा। कैसे? देखिए मैं एग्जांपल जो है उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास में F है, ये हमारे पास में G है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। F जो है उसमें देखिए रिलेशन बता रहा हूँ, 1 का 1 के साथ में मान लिया, और 2 का 2 के साथ में, और 3 का भी 2 के साथ में। तो यहाँ पर कोडोमेन में 3 जो वो खाली पड़ा हुआ है। G जो है उसमें जो रिलेशन है 1 का 1 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, 3 का 2 के साथ में। तो अब हम यहाँ से अगर GOF डिफाइन करेंगे तो GOF क्या आएगा? A से A में आएगा GOF भी, ठीक है जी। और GOF का यहाँ पर कोड डोमेन जो होगा F आ रहा है लास्ट में, तो F का डोमेन होगा ये वाला, तो 1 2 3, और कोडोमेन जो है वो G का कोडोमेन होगा, है ना। हालांकि ये सारे सेम ही हैं। अब देखिए GOF की बात करें तो 1 का रिलेशन 1 के साथ में, और इस 1 का इस 1 के साथ में,
तो 1 का रिलेशन इस 1 के साथ में हो जाएगा ना। उसके बाद में 2 का रिलेशन 2 के साथ में है और इस 2 का 3 के साथ में है, तो इस 2 का रिलेशन 3 के साथ में हो जाएगा जी ऑफ में। 2 का रिलेशन 3 के साथ में हो गया, 3 का रिलेशन 2 के साथ में था और 2 का रिलेशन 3 के साथ में, तो यहाँ पर भी 3 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ में ही आएगा, है ना। देखिए ऐसे घूम के 3 पे आ गया ना, तो 3 के साथ में आ गया। अब ये जो फंक्शन है ये ए से ए में डिफाइन है और ए से ए में जितने भी फलन डिफाइन है वो एस के अंतर्गत है, क्योंकि ये एस के समुच्चय में वो सारे के सारे, तो ये भी एस के समुच्चय में है ना, सारे फलन आ गए ना। तो जी ओ एफ जो है वो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ कंपोजिट फंक्शन है ना, संयुक्त फलन जो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। 2 फलन एफ और जी के लिए द्विआधारी में 2 होना चाहिए, 3 नहीं, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है जी। तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल था, जिससे क्वेश्चन जो वो आ सकता है। आप लोगों को सब कुछ सीखना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ फ्री है तो सब कुछ ही सीख लो, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म एवं प्रकार, प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। गुणधर्म में बात करते हैं क्रम विनिमयता की। द्विआधारी संक्रिया कम्यूटेटिव है कि नहीं, क्रम विनिमय है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। क्रम विनिमय का मतलब आपको पता है कि ए स्टार बी एक द्विआधारी संक्रिया है। अगर ये बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, ए बी बिलोंग्स टू कोई सेट से बिलोंग करते हो एस से, तो अगर ये इक्वल हो जाती हैं तो हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया जो वो क्रम विनिमय है ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि क्रम विनिमय होती है कि नहीं होती। क्रम विनिमय होती है का मतलब हमेशा होनी चाहिए ना। तो देखिए मैंने लिया 2 3 बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर से अगर ये बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पर प्लस की संक्रिया लूँ कि 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 2 + 3 इक्वल्स टू 5, तो 5 जेड से बिलोंग करता है। और इसका हम क्रम विनिमय चेक करें तो बी स्टार ए हम लेंगे तो 3 2 बिलोंग्स टू जेड और 3 स्टार 2 इक्वल्स टू 3 + 2 इक्वल्स टू 5 5 बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टार 3 जो है वो 5 आ रहा है, 3 स्टार 2 जो है वो भी 5 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हैं। 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 3 स्टार 2, और इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो यहाँ पर जो संक्रिया प्लस की संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय है। क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं यही एग्जांपल माइनस की संक्रिया के लिए लूँ तो 2 3 बिलोंग्स टू जेड, 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 2 - 3 और इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, -1। -1 जेड से तो बिलोंग करता है। अब मैं उल्टा लूँ इसका तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 3 स्टार 2 इक्वल्स टू 3 - 2 इक्वल्स टू 1। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, ऊपर -1 आ रहा था, 1 भी जेड से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रही है ना। यहाँ पर जो संक्रिया है वो इक्वल नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही तो क्रम विनिमय नहीं है। तो माइनस की संक्रिया यहाँ पर क्रम विनिमय नहीं है ना, क्रम विनिमय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द्विआधारी संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय हो भी सकती है और नहीं भी। तो हम लिखेंगे कि सदैव क्रम विनिमय हो, सदैव क्रम विनिमय हो यह आवश्यक नहीं है ना। सदैव तो नहीं हो सकती, कभी कभार ही होगी, यह आवश्यक नहीं है। और अगर ये क्रम विनिमय होगी, यानी कि हम कहें कि ए बी बिलोंग्स टू एस और यहाँ से ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए है, तो हम कहेंगे इस संक्रिया को, प्रकार भी देख रहे हैं साथ में, तो इस संक्रिया को हम कहेंगे क्रम विनिमय संक्रिया, क्रम विनिमय संक्रिया, ठीक है जी। बस इतना सा, और कुछ नहीं इसमें, क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे गुणधर्म साचरिता, एसोसिएटिविटी की। तो देखिए एसोसिएटिविटी का मतलब है कि ए बी सी 3 हमें ले लेंगे साचरिता में, वो 3 अवयव एस से बिलोंग करते हो। तो अगर ये हमने देखा हुआ पीछे भी कि ए स्टार बी स्टार सी, ये अगर इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, और यहाँ पर जो ए बी सी हैं वो एस से बिलोंग कर रहे हैं,
अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे साचरीय है ना, संक्रिया जो है वो साचरीय है, और इस संक्रिया को हम साचरीय संक्रिया बोलेंगे। ठीक है जी, साचरीय संक्रिया बोलेंगे। अब हमें चेक करना है कि हमेशा ऐसा होता है कि नहीं होता। तो देखिए हम संख्याएं लेते हैं 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है जी, ये हमने इंटीजर से ले ली। संक्रिया लगाते हैं सबसे पहले प्लस वाली। तो देखिए मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर संक्रिया जो है यहाँ पर प्लस आ जाएगा स्टार की जगह। तो हम बात करें 1 स्टार 2 स्टार 3 की, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 + 2 + 3। सबसे पहले 2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो 5, और 1 + 5 कितना होगा 6 होगा। 6 बिलोंग्स टू जेड। उसके बाद में हम 1 स्टार 2 स्टार 3 की बात करें तो 1 स्टार 2 1 + 2 और स्टार 3 + 3। 1 + 2 हो गया 3 + 3 कितना होगा 6। 6 बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये संक्रिया साचरीय है। ठीक है ना, साचरीय है। लेकिन अगर हम माइनस की संक्रिया लगाएं यहाँ पर तब क्या होगा देखिए 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड, और 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 - 2 - 3। तो यहाँ से हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा 1 - 2 - 3 कितना होगा -1, और यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 हो गया 2। ठीक है ना, तो 2 बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पर देखिए साचर्यता के लिए हम ये वैल्यू लेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 - 2 - 3 स्टार की जगह माइनस कर देना। 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और बाहर -3 है। वैल्यू कितनी आई -4। यहाँ पर प्लस का 2 आ रही थी, यहाँ पर -4। तो साचरीय नहीं है, साचरीय नहीं है ये संक्रिया, माइनस की जो संक्रिया यहाँ पर। इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया जो है वो हमेशा साचरीय नहीं होती है ना। तो हम लिखेंगे द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया हमेशा साचरीय नहीं होती है, साचरीय नहीं होती है। ठीक है ना, सदैव साचरीय हो ये आवश्यक नहीं है, यूँ भी लिख सकते हैं। तो बस इतना आप लोग याद रखना है कि अगर साचरीय है तो संक्रिया को साचरीय संक्रिया बोलते हैं, एसोसिएटिव ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है और कैसे हम इसको निकालेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टार आपके पास में मान लिया सेट ए में एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। इसमें से हमने स्मॉल ए एस सेट में से एक अवयव ले लिया, दूसरा अवयव ई हमने ले लिया एस में से ही, और ये संक्रिया हमने लगाई इन दोनों के ऊपर ए स्टार ई। अगर ए स्टार ई इक्वल है ई स्टार ए के और ये वैल्यू ए के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में हम ई को क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से कुछ और बताऊँ आप लोगों को, उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ई है तो तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव है। बताइए कौन सा होगा तत्समक अवयव, गेस कीजिए। देखिए कई बच्चे जो है ना मुझे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आप टाइम लगाते हो सर, बड़े बड़े वीडियोज़ बनाते हो, इतना मैटर होता भी नहीं उसमें। देखिए मैं आप लोगों को सब कुछ समझाता हूँ, सारे डाउट क्लियर करता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। मुझे तो ऐसा मास्टर नहीं मिला था, लेकिन आप लोगों को तो मिल रहा है ना। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट में देख के चले जाते हैं और एग्ज़ाम में फिर वो आंसर गलत करते हैं। यहाँ पर देखिए वापस क्या आया, ई आ रहा वापस, है ना, ई के इक्वल वैल्यू आ रही है। तो जिसके इक्वल वैल्यू आती है वो तत्समक अवयव नहीं हो सकता। ठीक है ना। हालांकि हम ई को तत्समक अवयव के रूप में लेते हैं, एक संकेत के रूप में हम इसे लेते हैं, लेकिन संकेत के रूप में लेना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से आ गया हमसे तत्समक अवयव पूछे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए ए जो है वो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वापस ई आ रहा है, यहाँ पर वापस ए आया तो ई तत्समक अवयव हुआ, यहाँ पर ई आया तो ए होगा। क्लियर है जी।
दूसरी बात, तत्समक अवयव में ए स्टार ई से हमारे पास में ए आ गया और ई स्टार ए से हमारे पास में ए नहीं आया, तब हम ई को तत्समक अवयव नहीं कह सकते। ध्यान रखिए, तो हमें दोनों ओर से चेक करना होगा, ए स्टार ई और ई स्टार ए, यानी कि क्रम विनिमय हमें यहाँ पर चेक करना होगा। क्लियर है जी? तो ये तीनों जो बातें हैं ये तीनों सत्य होनी चाहिए, तभी हम ई को तत्समक अवयव बोलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और कुछ कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, प्राकृत संख्याओं में एन में गुणन संक्रिया का। हमने देखा ऊपर कि प्राकृत संख्या में गुणन संक्रिया जो है वो द्विआधारी संक्रिया होती है, तो इसमें हम तत्समक अवयव ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए बिलोंग्स टू एन है और मैं 1 बिलोंग्स टू एन ले लूँ, क्योंकि 1 तो एन से बिलोंग करता ही है। इन दोनों के ऊपर मैं गुणन संक्रिया लगाऊं तो a इंटू 1 और वापस वैल्यू क्या आएगी, a ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है वापस वही संख्या आएगी, तो वापस a आएगा। उल्टा हम चेक करेंगे, 1 की संख्या a के साथ में करवाएंगे तो 1 इंटू ए इजिकल टू वापस a आएगा। तो यहाँ पर वापस a आ रहा है, तो 1 जो है वो यहाँ पर क्या होगा, 1 n में गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव है। क्लियर है जी? गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव है। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि किसी संक्रिया में, ये नोट कर लें कि किसी संक्रिया में तत्समक अवयव विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे यहाँ पर विद्यमान था, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि n में प्लस की संक्रिया की बात करूँ, प्लस की संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होती है हमें पता है, और a बिलोंग्स टू मैं n लेता हूँ और मैं एक और अवयव लेता हूँ b बिलोंग्स टू n। ठीक है जी? तो मैं a की संक्रिया अगर b के साथ में करवाऊँ तो a प्लस बी होगा, प्लस की संक्रिया है, और वापस हमारे पास में a आ जाए तो हम कहेंगे कि b जो है वो तत्समक अवयव है, यही कहेंगे ना। लेकिन ये बात कब पॉसिबल है? ये बात तब पॉसिबल है जब b 0 हो जाए, या फिर b स्टार a इजिकल टू b प्लस a इजिकल टू हो जाए। तो ये दोनों बातें कब सत्य होंगी? जब b जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी a आएगा ना। a प्लस 0 करेंगे तभी a हमारे पास में आएगा, वरना तो आएगा नहीं। लेकिन b जो है वो n से बिलोंग करना चाहिए, 0 जो है वो n से बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा उस कंडीशन में n में प्लस की संक्रिया जो है उसके लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यानी कि मैं a स्टार 0 लूँ तो a प्लस 0 इजिकल टू a होगा, 0 स्टार a लूँ तो 0 प्लस a इजिकल टू a होगा, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू n। इसलिए n में प्लस की संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो विद्यमान नहीं है। क्लियर है ना? तो ये बात आप लोग याद रखनी है, किसी संक्रिया में तत्समक अवयव विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी, या यूं कहें कि तत्समक अवयव सदैव विद्यमान हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है जी? अब निकालेंगे कैसे तत्समक अवयव, वो भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। जैसे ए बी बिलोंग्स टू क्यू है और आपको दे दिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू। हमने देखा ये द्विआधारी संक्रिया थी, ए बी बाई टू जो है वो क्यू से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इस संक्रिया में हमें तत्समक अवयव निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बिलोंग्स टू क्यू है ही, और बी की जगह हमें ले लेना है ई बिलोंग्स टू क्यू। तत्समक अवयव है ना, तत्समक अवयव है, ये हमने मान लिया। ठीक है जी? तत्समक अवयव है, ये माना है। अब यहाँ से देखिए, तत्समक अवयव है तो ए की संक्रिया हमने ई के साथ में करवाई, तो बी की जगह ई पुट करेंगे ना, तो ए इंटू ई अपॉन 2, और वापस क्या आना चाहिए इस क्रिया में? चूंकि ई जो वो तत्समक अवयव है तो वापस ए ही आना चाहिए,
ठीक है ना। और ई स्टार ए इज इक्वल टू ई इंटू ए अपॉन में 2, यहाँ से भी वापस ए आना चाहिए। अब ये दोनों बातें हमें यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है जब हम तत्समक अवयव निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हमने पहले मान लिया कि ई जो तत्समक अवयव है, तो ये दोनों बातें सत्य होंगी, तो हम यहाँ पर एक से ही निकाल सकते हैं तत्समक अवयव, ठीक है ना। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन से हम तत्समक अवयव निकालें तो यहाँ पर देखिए ए ई अपॉन 2 इक्वल्स टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई इज इक्वल टू 2a, ए से ए कटेगा तो ई बराबर क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से हम तत्समक अवयव यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर है जी। ये ई की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो वापस ए आना चाहिए, पुट करके देखते हैं ए इंटू 2, ई की जगह 2 पुट किया अपॉन में 2, तो 2 से 2 कटा तो वापस ए आ गया ना, तो वापस ए आ रहा है, तो 2 जो है वो यहाँ पर तत्समक अवयव है। अब बात करते हैं हम, एक थ्योरम है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें थ्योरम है किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वह अद्वितीय होता है। इस कथन को आप लोगों को याद रखना है। कथन समझा देता हूँ क्या कह रहा है। कोई सेट आपके पास में है S, उसमें एक द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव जो E होता है वो विद्यमान है इसमें, यानी कि E बिलोंग्स टू S है, तो वह अद्वितीय होता है, यानी कि एक ही होता है, उसके समान दूसरा नहीं हो सकता। इस बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। प्रूव कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ पर 2 तत्समक अवयव ले लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे स्टार जो वो S में द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है जी, ये लेनी ही पड़ेगी हमें, द्विआधारी संक्रिया है। हम 2 यहाँ पर ले लेते हैं, ई व ई डैश बिलोंग्स टू S, दोनों S से बिलोंग करनी चाहिए, तत्समक अवयव है तो, और ये हमने मान लिए 2 तत्समक अवयव हैं, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है जी। अब पहले हमने लिया ई को, ई अगर बिलोंग्स टू S है, तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है जी, और ई डैश जो है वो बिलोंग्स टू S है। इन दोनों की संक्रिया करवाएं, ई स्टार ई डैश। यहाँ पर ई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, तो वापस क्या आना चाहिए, वापस ई डैश आना चाहिए ना, वापस ई डैश आएगा, क्योंकि ई तो यहाँ पर तत्समक अवयव है, चूंकि ई तत्समक अवयव है। ध्यान रखें यहाँ पर मैं दोनों को यहाँ पर साथ में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल करना है। और ई डैश अगर तत्समक अवयव है तो दूसरा हमें पता है, जो ई अगर तत्समक अवयव है तो ई डैश जो है वो दूसरा अवयव तो मौजूद है ना S में से, तो वो हम ले सकते हैं, हमें ए लेने की आवश्यकता नहीं है, हम यही ले सकते हैं ना। उसके बाद में हम बात करें कि अगर ई डैश तत्समक अवयव है, ई डैश बिलोंग्स टू S, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, और ई बिलोंग्स टू S दूसरा अवयव है। इस बार हमने ई डैश को माना हुआ है ना, तो ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डैश तो तत्समक अवयव है तो ई आएगा, चूंकि ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो इस बार ई आएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या ये दोनों इक्वल आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। देखिए ई डैश स्टार ई डैश स्टार ई स्टार ई डैश ई स्टार ई डैश, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन 2, और इसका मतलब ये हुआ कि ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू ई। यहाँ पर ई डैश के बराबर था, यहाँ पर ई के बराबर है, तो ई डैश इज इक्वल टू ई आ गया, तो एक ही हमारे पास में तत्समक अवयव होगा, दूसरा नहीं हो सकता। क्लियर है जी, अगर मौजूद है तो। अब देखिए द्विआधारी संक्रिया में प्रतिलोम अवयव क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट, उसको समझ लेते हैं। जैसे स्टार जो वो एक सेट S में बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, और ई जो है वो इसका तत्समक अवयव है, विद्यमान है तत्समक अवयव, और एक अवयव है स्मॉल a, वो S से बिलोंग करता है, उसके लिए एक दूसरा अवयव जो है वो B, वो विद्यमान है S में। ऐसा विद्यमान है कि A स्टार B इक्वल है B स्टार A के, और ये वैल्यू इक्वल है तत्समक अवयव के। ध्यान रखें किसके इक्वल है, तत्समक अवयव के। तब हम B को A का क्या कहते हैं, इन्वर्स, प्रतिलोम, A इन्वर्स कहते हैं। और A जो है उसको हम क्या कहेंगे, A को हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। क्लियर है। जैसा हमने प्रतिलोम फलन में देखा था कि F का प्रतिलोम फलन F इन्वर्स है, तो F को हम व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर कंसेप्ट है।
तो हम इसको यूँ लिखें कि ए व्युत्क्रमणीय है, जैसा हमने वहाँ पर लिखा था, ए व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स यानी कि ए का प्रतिलोम एस में विद्यमान है, और ए का प्रतिलोम एस में विद्यमान है तो ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए है इक्वल्स टू ई है, तो अगर हम इसका उल्टा भी लेना, आगे आप लोग पढ़ोगे तो उल्टा भी सत्य होगा। जैसे कि बी के लिए बात करूँ मैं तो बी का प्रतिलोम ए हो जाएगा और बी को हम व्युत्क्रमणीय कह देंगे ना। यहाँ पर ए की बात हो रही है तो हम ए के संदर्भ में देखेंगे इसको कि ए का प्रतिलोम बी है जब इन दोनों के बराबर में ई आ जाए। क्लियर है जी। अगर हम केवल तत्समक अवयव की बात करें, जैसे हमने देखा हुआ है कि ई जो है तत्समक अवयव है, उस कंडीशन में ई की संक्रिया हम ई के साथ में करवाएं तो रिजल्ट क्या आएगा, वापस ई आएगा। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ें कि ए की जगह ई आ गया तो हम ए की जगह ए लें स्टार, बी की जगह भी ई आ गया और इक्वल में ई हमारे पास में है ही, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रतिलोम कौन था, बी था, तो इस ई का प्रतिलोम कौन होगा, ये ई होगा। तो ई जो तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव का ई तत्समक अवयव है और तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्समक अवयव होता है। ठीक है ना। ई तत्समक अवयव है, उसका प्रतिलोम जो हो स्वयं तत्समक अवयव होता है। क्लियर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे जेड हम बात करें, जेड में गुणन संक्रिया की, जेड होता आपको पता है इंटीजर। गुणन संक्रिया की बात करें तो गुणन संक्रिया के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तत्समक अवयव देखेंगे। तो जेड में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, है ना, और मल्टीप्लाई करें तो वापस ए ही आ जाए, पहली वाली संख्या आ जाए तो बी जो हो यहाँ पर क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, यहाँ पर बी की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे ना, तभी तो ये आएगा। तो यहाँ पर तत्समक अवयव जो वो क्या होगा, गुणन संक्रिया में यहाँ पर 1 होगा, तत्समक अवयव 1 होगा, है ना। तो हम प्रतिलोम फलन की बात करते हैं कि ए स्टार बी, प्रतिलोम फलन क्या होगा यहाँ पर, है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो तत्समक अवयव 1 होना चाहिए, है ना। अब ये 1 कब आएगा, और इसी तरह से मैं बी स्टार ए की बात करूं तो बी इंटू ए इज इक्वल टू 1 कब आएगा 1 बताइए, जब बी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 अपॉन ए हो जाए, तभी आएगा ना। यानी कि बी बराबर क्या हो जाए, 1 अपॉन ए हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, देखिए ए को लेकर आएंगे इसके नीचे तो 1 अपॉन ए होगा, और इसका मतलब ए इनवर्स है ना। तो यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो इसका प्रतिलोम अवयव होगा। प्लस संक्रिया की बात करें, जेड में प्लस संक्रिया की बात करें, प्लस संक्रिया जो है वो भी द्विआधारी होती है। तो प्लस संक्रिया के लिए यहाँ पर देखिए मैं बोलूँ कि ए प्लस 0 जो है, जेड में 0 होता है, तो प्लस संक्रिया में तत्समक अवयव होता है यहाँ पर, तो वापस ए आएगा ना कि ए प्लस 0 इक्वल्स टू ए आ गया, तो 0 जो है वो तत्समक अवयव होगा। तो यहाँ पर 0 जो है वो तत्समक अवयव है, 0 तत्समक अवयव है। ये दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने। अब 0 तत्समक अवयव है तो हम यहाँ पर वही बात दोहराएंगे जैसा हमने ऊपर किया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और बी को हमने यहाँ पर माना हुआ है प्रतिलोम अवयव, तो प्रतिलोम अवयव क्या आएगा वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं ना। तो बी स्टार ए इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा, इक्वल में तत्समक अवयव होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास में बी बराबर क्या आएगा, ए को लेकर आएंगे 0 की तरफ, 0 माइनस ए, तो माइनस ए, तो माइनस ए जो है और जेड में प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव होता है, इस तरह माफ कीजिए प्रतिलोम अवयव होता है, और इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। क्लियर है जी। अब यहाँ पर एक थ्योरम है, वो थ्योरम भी हम देख लेते हैं कि एक साचरीय संक्रिया में
एक साचर्य संक्रिया के सापेक्ष किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अगर कोई संक्रिया जो वो साचर्य है, ठीक है जी, द्विआधारी संक्रिया, और कोई अवयव है ए मान लीजिए और वो व्युत्क्रमणीय है, तो उसका प्रतिलोम जो होगा वो अद्वितीय होगा, उसके समान दूसरा नहीं होगा। ये हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए कि स्टार जो है वो साचर्य संक्रिया है, साचर्य संक्रिया है एस में, सेट एस में, सेट एस में, ठीक है जी। और हमने ये ले लिया कि ए जो है, ए बिलोंग्स टू एस, वो व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब इसका प्रतिलोम विद्यमान है, व्युत्क्रमणीय है। और यहाँ पर ई तत्समक अवयव हमने ले लिया, ठीक है जी, तत्समक अवयव है, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि माना दो यहाँ पर मौजूद हैं प्रतिलोम, किसके, ए के, माना ए के दो प्रतिलोम विद्यमान हैं। दो प्रतिलोम कौन से, बी और सी हमने ले लिए, बी सी विद्यमान है, ठीक है जी। तो अब हम इन दोनों के ऊपर साचर्य संक्रिया लगाएंगे। देखिए कैसे, कि बी स्टार ए स्टार सी, ठीक है ना। दूसरी हमने लगाई बी स्टार ए स्टार सी। तो यहाँ पर देखिए सी जो है वो ए का क्या है, प्रतिलोम है ना। सी ए का प्रतिलोम हमने माना हुआ है, और प्रतिलोम है तो ए की संक्रिया हम प्रतिलोम के साथ में करवाते हैं, तो क्या आता है, ए की संक्रिया प्रतिलोम के साथ में करवाते हैं तो तत्समक अवयव आता है ना। ये हमने देखा हुआ है, देखिए ऊपर ए स्टार बी इक्वल्स टू ई आया है ना, तो ई यहाँ पर आएगा, तो बी स्टार ई, ए स्टार सी की जगह क्या आएगा, ई, तत्समक अवयव। अब हमें पता है कि ई जो है वो संक्रिया में तत्समक अवयव है, तो किसी अवयव की तत्समक अवयव के साथ में हम संक्रिया करवाते हैं तो वापस क्या आता है, वही अवयव आता है। क्लियर है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर देखें कि बी स्टार ए क्या होगा, क्योंकि ए का प्रतिलोम जो है वो बी है, प्रतिलोम बी है तो तत्समक अवयव आएगा, तो ई स्टार सी। ई यहाँ पर तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव की किसी अवयव के साथ में हम संक्रिया करवाते हैं तो वापस वही अवयव आता है। क्लियर है जी। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये साचर्य संक्रिया है, साचर्य संक्रिया है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो बी स्टार ए स्टार सी शुड बी इक्वल बी स्टार ए स्टार सी। इसकी जो वैल्यू है बी है और इसकी वैल्यू सी है, तो ये भी इक्वल होंगे, तो बी बराबर सी हो गया, और बी बराबर सी हो गया तो एक ही प्रतिलोम होगा, दो अलग अलग नहीं हो सकते। क्लियर है जी। तो इस तरह से ये प्रतिलोम जो वो अद्वितीय होता है। अब देखिए आपके सिलेबस में एक बात और दी हुई है कि मॉडुलो पद्धति में योग एवं गुणन की संक्रियाएं हमें निकालनी है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मॉडुलो सिस्टम क्या होती हैं, मॉडुलो पद्धति क्या होती है, इसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वो तो आप ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है मॉडुलो पद्धति को। थोड़ा सा हम यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं कि ए बी अगर दो इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, तीसरा एक इंटीजर है लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है m, और यदि a माइनस बी यानी कि a में से हम b को घटाएं और ये m से पूर्णतया विभाज्य हो, m से पूर्णतया विभाज्य हो, तो मॉडुलो पद्धति में इसको कैसे लिखते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट b मोड m, a सर्वांग सम है b के मोडुलो m, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और इसका मीनिंग आपको यही पढ़ना है कि a माइनस बी जो है वो m से पूर्णतया विभाज्य है। जैसे मैं दो संख्या लूँ, दो पूर्णांक लूँ 18 और 6, ठीक है ना। 18 में से आप लोग 6 को घटाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 जो वो किस किस से विभाज्य है आपको पता है, 12 2 से विभाज्य है, 3 से है, 4 से है, 6 से है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 18 कॉन्ग्रुएंट 6 a माइनस बी, तो a कॉन्ग्रुएंट b है ना, और मोड हम अगर 2 से विभाजन ले रहे हैं तो मोड 2 है ना, 3 से लेंगे तो 18 कॉन्ग्रुएंट 6 मोड 3। क्लियर है ना। इस तरह से हम ले सकते हैं। तो मॉडुलो पद्धति को हम इतना ही समझेंगे यहाँ पर। अब मॉडुलो पद्धति में योग और गुणन की संक्रियाओं की बात करते हैं, जो यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है। सबसे पहले हम योग की बात करते हैं, योग संक्रिया की।
देखिए ए बी हमने लिए हुए थे जेड में से, एम हमने जेड प्लस में से लिया हुआ था, ठीक है जी। वहाँ पर हमने ए माइनस बी किया हुआ था ना। अगर मैं ए प्लस बी लूँ और ए प्लस बी में एम का दूँ भाग, ए प्लस बी में एम का दूँ भाग, तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। ए प्लस बी जो यहाँ पर हो गया भाज्य, इसमें मैं एम का दे रहा हूँ भाग, तो ये हो गया भाजक, है ना। ये ए प्लस बी भाज्य, एम भाजक, भागफल ले लेते हैं क्यू और शेषफल ले लेते हैं आर। और ऐसी वैल्यूज आपने देखी होंगी, ए बराबर एम क्यू प्लस आर, बी वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन ए बराबर एम क्यू प्लस आर आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर देखा होगा, है ना। ये थ्योरम देखी होगी आप लोगों ने पहले चैप्टर में, वास्तविक संख्या वाले पहले चैप्टर में आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। अब देखिए ये जो थ्योरम है, इसमें हमने ले लिया क्यू और आर भागफल और शेषफल के रूप में। तो क्यू और आर जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, वो होंगे इंटीजर। लेकिन यहाँ पर एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि शेषफल जो होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता, उससे छोटा ही होता है। तो आर जो है एम से छोटा ही होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एम से छोटा होगा, ठीक है ना। इसी बात को हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हम इस रूप को और संक्रिया के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे कि a प्लस और प्लस के नीचे लगाएंगे m और b इज इक्वल टू r। हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि a प्लस बी में हम m का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है ना। तो यही योग संक्रिया जो होगी मॉडुलोपत्ति में। क्लियर है जी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो समझ लेते हैं, कब क्या वैल्यू होगी। तो देखिए मैं नीचे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ 2 + 3 की, इसमें मैं 4 का भाग दूँ, 2 + 3 होता है 5, 5 में मैंने 4 का भाग दिया तो शेषफल बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। लेकिन मैं अगर 2 + 1 में 4 का भाग दूँ तो वैल्यू क्या आएगी, शेषफल क्या आएगा। 2 + 1 में 2 + 1 होता है 3, 3 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 3 तो छोटा है तो वही शेषफल होगा, है ना। इसका मतलब मैं इसको यूँ ले सकता हूँ कि a + b वैल्यू होगी यदि a + b छोटी है m से, इसे यहाँ पर हमने लिया, और वैल्यू r हो जाएगी यानी कि शेषफल हो जाएगी जब a + b जो है वो बड़ा हो m से या इसके बराबर हो, ठीक है ना। और r यहाँ पर क्या है, शेषफल है, r यहाँ पर शेषफल है। क्लियर है जी। तो ये जो संक्रिया है ये योग संक्रिया है। उसके बाद में हम गुणन संक्रिया की बात करें तो यहाँ पर गुणन ले लेंगे, गुणन संक्रिया हो जाएगी। कुछ भी नहीं है इसमें ना, बहुत ही आसान है, आप लोगों ने इसको हार्ड बना ही रखा है। तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई ले लेते हैं, तो a × b और ये नीचे m हो गया और इक्वल्स टू r हो गया। और ये वैल्यू बिल्कुल ऐसी होगी कि a b या a × b जो है वो वैल्यू होगी जब a × b छोटा हो m से, और r हो जाएगा जब a b बड़ा या बराबर हो m के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो गया। जैसे 2 × 3 की बात करें हम, इसमें 4 का हम भाग दें, 2 × 3 होता है 6, 6 में 4 का हमने भाग दिया तो हमारे पास में शेषफल आएगा 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना। इसी तरह से 2 × 1 में हमने 4 का भाग दिया, 2 × 1 होता है 2, 2 छोटा है 4 से तो ये भी यहाँ पर 2 ही होगा, ठीक है ना। ये हो गई गुणन संक्रिया। अब देखिए थ्योरी का लास्ट पॉइंट जो है, परिमित समुच्चय के लिए या परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी कंपोजिशन टेबल हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसा कोई सेट है, इसमें इकाई के घनमूल जो हैं अवयव हैं, और एक संक्रिया ले लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई की। इसकी संक्रिया सारणी हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। संक्रिया सारणी का हम निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको ढंग से ले लेता हूँ, थोड़ा मेरे से बनता नहीं है सीधा ना, ड्रा कर लेते हैं बढ़िया वाला एकदम। ये बॉक्स हमने ड्रा कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये गुणन की संक्रिया हो गई, और ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर,
यहाँ पर ये हमें लेना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, स्तंभ और पंक्ति दोनों में। ठीक है जी, और गुणन हमें करवाना है इन सभी का, और वो वैल्यूज हमें यहाँ पर लिखनी है, और वो हो जाएगी संक्रिया सारणी। 1 का 1 के साथ में गुणन करवाया तो 1, 1 का ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा क्यूब होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू जब वो इकाई के घनमूल है तो ओमेगा क्यूब जो है वो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो गया। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू 1 होगी। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा की पावर 4, उसको हम ले सकते हैं ओमेगा की पावर 3 + 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा, और ये वैल्यू 1 है तो ओमेगा आ जाएगा 1 × ओमेगा ओमेगा। क्लियर है जी। ये इंडेक्स जो हमारे पास में संक्रिया सारणी कंपोजिशन टेबल इस तरह से हम बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो भी हम ले लेंगे, और वो एग्जाम्पल देखिए। आपको सेट दिया हुआ वही एस, और अवयव हैं 0 1 2 3। ठीक है जी, प्लस की संक्रिया है, लेकिन संक्रिया जो हो मॉडुलो पद्धति में है, तो प्लस सफिक्स 4 है ना, या प्लस mod 4। तो इसके लिए हम संक्रिया सारणी बनाते हैं जी। तो देखिए ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस सफिक्स 4, ये 1 एंड 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है जी, और अब करते हैं अपना काम स्टार्ट। देखिए प्लस की संक्रिया है, 0 में 0 को जोड़ेंगे, 0 होगा, उसमें 4 का देंगे भाग, तो 0 ही आएगा। शेषफल आना चाहिए यहाँ पर ना, ये मॉडुलो पद्धति में योग संक्रिया ना, तो शेषफल की बात हो रही है, शेषफल 0 ही होगा। 0 में हमने 1 जोड़ा, 1 आया, 1 में 4 का भाग दिया तो शेषफल 1 ही आएगा। 0 में 2 को जोड़ा, 2 आया, तो यहाँ पर भी तो 4 से जो छोटी वैल्यू होगी वहाँ पर वही सेम वैल्यू आ जाएगी ना, जो हमने पीछे देखा था। 3 है तो यहाँ पर 3, 1 0 तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 में 3 हमने जोड़ा तो 4 होगा, 4 में 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। मॉडुलो पद्धति में ना 2 0 2 2 1 3 2 2 4, और 4 में 4 का भाग दिया 0, 2 3 5, 5 में 4 का भाग दिया, शेषफल बचेगा। यहाँ पर r की बात हो रही है, आप लोग ये सोच लो कि 4 में 4 का भाग दिया तो यहाँ पर 1 आना चाहिए ना, ये रिमाइंडर की बात हो रही है। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 1, तो ये 1 हो गया। 3 0, 3 छोटा है ना 4 से, तो 3 आ जाएगा। 3 1 4, 4 के लिए 0 हो जाएगा। 3 2 5, 5 के लिए 1। 3 3 6, 6 के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 2। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई, और ये हो जाएगी हमारे पास में संक्रिया सारणी। और इन संक्रिया सारणी की जो है वो कुछ खास बात होती है, वो खास बात मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखिए एक तो जो हमारे पास मुख्य विकिरण है, मुख्य विकिरण क्या होता है, जैसे ये संक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये कोना और ये कोना और ये सीधे जो अवयव हैं ये हमारे पास में मुख्य विकिरण के अवयव हैं। और मुख्य विकिरण के सापेक्ष जो अवयव हैं, यानी कि मुख्य विकिरण के सापेक्ष अवयव कौन कौन से होंगे, सापेक्ष का मतलब समान दूरी पर। जैसे यहाँ पर ये 0 ये 0, ये 1 ये 1, ये मुख्य विकिरण के अवयव है ना। यहाँ पर ये 1 समान दूरी पर है ना, ये 0 0 समान दूरी पर। अगर ये समान दूरी पर जो अवयव हैं वो इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं ना, 0 0, यहाँ पर इस 0 की बात करें 0 से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इस पॉइंट की बात करें यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इस 2 की बात करें यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना। तो ये अवयव अगर समान आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो संक्रिया है ये क्रम विनिमय है, ठीक है ना। समुच्चय S में क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। और अगर ये समान आते हैं तो इसको हम बोलते हैं सममित, है ना। ये जो सारणी इसको हम क्या बोलते हैं कि मुख्य विकिरण के सापेक्ष ये सारणी सममित है। जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे मैट्रिक्स में, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पता होगा सममित क्या होता है, ठीक है जी।
उसके बाद में दूसरी बात हम करें तत्समक अवयव की, तो तत्समक अवयव हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए तत्समक अवयव के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए और बराबर हमारे पास में ए आ जाए, है ना। जैसे जीरो के साथ में संक्रिया करवाई तो वापस जीरो आ गया, तो यहाँ पर जीरो जो हो क्या है, तत्समक अवयव है। लेकिन ये बात सभी के लिए लागू होनी चाहिए, है ना। तत्समक अवयव जो है पूरी संक्रिया में लागू होता है प्रत्येक अवयव के लिए। तो हमने अगर यहाँ पर जीरो बनाया तो 1 की संक्रिया जीरो के साथ में करवाई तो वापस 1 आ गया, तो ये भी ठीक है। 2 की संक्रिया हमने जीरो के साथ में करवाई तो वापस 2 आ गया, तो ये भी ठीक है। 3 के लिए देखें तो 3 की संक्रिया हमने जीरो के साथ में करवाई तो वापस 3 आ गया, है ना। तो ये भी ठीक है, सारे अवयवों के लिए ये बात लागू हो रही है। तो यहाँ पर जीरो जो है वो तत्समक अवयव है, तो इस तरह से हम तत्समक अवयव निकाल सकते हैं ना। क्लियर है जी। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों का ये थ्योरी का जो जितने भी पार्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, 4 पार्ट और थ्योरी कंप्लीट। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन। तो बने रहना आप लोग मेरे साथ और देखते रहना। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। हालांकि आप लोगों को पता है मैं पॉइंट टू पॉइंट एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लेना। मॉड्यूलो वाला वीडियो उपराग इंसान पे आप लोग मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उपराग इंसान पे देख लेना जी। थैंक यू सो मच।